बूंद बूंद से मिलकर सागर बनता है। कुछ इसी फिलॉसफी पे हमारा चैप्टर बेस्ड है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th का। नमस्कार डियर एमआरईएंस। तो मैं हूँ राधिका सिंह, आपकी केमिस्ट्री की टीचर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने अभी भी स्टार्टिंग में एक लाइन बोली कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अब ऐसा क्या है, क्योंकि हमारे जो मैटर्स होते हैं वो एटम एटम से मिलकर मैटर बनते हैं। तो आपके लिए कौन सी लाइन सही रहेगी, बूंद बूंद से मिलकर सागर बनता है या फिर एटम एटम से मिलकर क्या बनता है, एक पूरा मैटर बनता है। तो इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पदार्थ, मैटर को क्या बोलते हैं हम, पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ तो सदियों से चले आ रहे हैं, सदियों से, नया ने कब से, क्योंकि विदाउट मैटर तो एग्जिस्ट करेगी नहीं दुनिया। यहाँ पर हर एक चीज रखी हुई क्या है, मैटर है। मैटर आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, मैटर वो चीजें होती हैं, मैटर क्या है, वो चीजें जिनका एक स्पेसिफिक मास होता है प्लस वो जगह ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे आप मैटर हो, एक आपका कुछ ना कुछ मास है और आप जगह घेर के बैठे हो। आपके सामने जो फोन रखा है वो भी एक मैटर है, क्योंकि उसका कुछ मास है, वो भी जगह घेर रहा है। आप जिस पेन से लिख रहे हो, जिस नोटबुक पर लिख रहे हो, जिस बेड पर बैठे हो, जिस टेबल पर बैठे हो, ये सब क्या है, मैटर है हमारा। तो मैटर क्या है, मैटर एक ऐसी क्वांटिटी है, या फिर मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है और क्या होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम पदार्थ। अब पदार्थ तो दुनिया में सदियों से चले आ रहे हैं। फिर ये एटम्स और मॉलिक्यूल वाला कहाँ से आया? तो एटम्स हमारे एक महान फिलोसोफर रहे, महर्षि कनड। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, लेट सपोज मैटर है हमारा, जैसे अगर ये मार्कर ही मैं ले लूँ, यहाँ पर ये मार्कर है हमारा मैटर। अब उन्होंने क्या सोचा, अगर इस चीज को हम डिवाइड करते जाएं, डिवाइड यानी कि तोड़ते जाएं, तो हम एक ऐसी क्वांटिटी में पहुंच जाएंगे, एक ऐसी यूनिट में पहुंच जाएंगे जिसे हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। ऐसे ही जब एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं आपको एक नंबर दूं 36, तो आप इसे डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, बिल्कुल, क्योंकि हमें बेसिक से डिवाइड करना है, बिल्कुल 2 से। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा, यानी कि ये किसी से नहीं हो सकता फिर, तो वही क्या हो जाएगी, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या है, हमारा ये मैटर है, मैटर को जब हम तोड़ते जाएंगे, यानी कि कोई एक मैटर है हमारा, इसको हम ब्रेक करते गए, ये। तो जब हम इसे ब्रेक करते जा रहे हैं, तो एक ऐसी क्वांटिटी मिल गई हमें, एक ऐसी यूनिट मिल गई, यूनिट है ना, जिसे हम द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम द्वारा डिवाइड। तो इसी यूनिट को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलेंगे, एटम, यानी कि मैटर की वो फंडामेंटल, बेसिक, यानी कि मैटर की वो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट जिसे हम द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड एटम। तो ये था महर्षि कनड, इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने मैटर हैं, अगर हम उन्हें डिवाइड करते जाएं, तो अल्टीमेटली हम एक ऐसी चीज के पास पहुंच जाएंगे जिसे हम द्वारा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां से निकल के आया एटम्स का कॉन्सेप्ट, ओके। तो समझ में आया, तो एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, सारे मैटर की, कुछ भी हो, ये जो व्हाइट बोर्ड है, अगर हम इसे ब्रेक करते जाएंगे तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट पे पहुंचेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एटम, जिसे हम दोबारा ब्रेक नहीं कर सकते, ओके। जब उस टाइम ये कॉन्सेप्ट था, अब तो हमें पता है एटम को फर्दर डिवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में, है ना, इस सब में। लेकिन तब जब हजारों साल पहले वाली बात भी नहीं है, ये बहुत 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 पुरानी बात है। तो जिसकी वजह से क्या था, उस टाइम ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, वो भी विदाउट एनी हाईफाई टेक्नोलॉजी, तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है, ओके। तो अब नेक्स्ट इसके आगे क्या, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये पढ़ लेते हैं। अब मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट कहां से आया, अब एक हुए हमारे महर्षि कन्नड, एक हुए हमारे पकुडा कात्यायमा, अब वैसे ये सब जो है वो एग्जाम्स में तो नहीं आएगा कि किसने किया, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो चीज आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से कॉन्सेप्ट आए। तो इस वजह से मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मैं आपकी साइंस टीचर हूँ, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अब पाकुड़ा कात्यायन, उन्होंने ऑब्जर्व किया महर्षि
कन्नड़ की बातों को कि हाँ जब ये क्या है, जब पदार्थ को तोड़ेंगे 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 तो अल्टीमेटली वी रीच एट दैट पॉइंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ओके, बट लेकिन जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको कुछ चेंज वेंज नहीं किया, इन्होंने बोला कि हाँ सही बात है, बट इन्होंने इनके आगे एक और स्टेप सोचा। अब क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा है, हिस्ट्री को पढ़ा है कि अलग अलग साइंटिस्ट हमारे पैदा हुए जिन्होंने हर एक के आगे, हर एक स्टेप आगे नेक्स्ट लेवल पे सोचा कि वैसे आज हम लोग यहाँ पर हैं। ओके, क्यों? क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने कुछ सोचा, फिर नेक्स्ट आने वाली जनरेशन ने उससे ज़्यादा बेटर सोचा, तो ऐसे ऐसे करके टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और हम आज यहाँ पर हैं। और इसीलिए इसी को पाकुड़ा कहते हैं। हमने देखा कि एटम, यहाँ पे तो एटम है, ठीक है, उन्होंने इसके आगे कुछ चेंजेस नहीं लाए कि इसके आगे उन्होंने बोला होगा कि नहीं इसे हम एटम, नहीं, इन्होंने सिंपल इस एटम को उठाया और यहाँ लाए, एटम को उठाया और यहाँ लाए। उन्होंने बोला कि ये जो एटम है ना, ये किसी ना किसी स्पेसिफिक, यानी कि किसी ना किसी, जब ये जुड़ते हैं ना तो ऐसे नहीं जुड़ जाते, तो जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, लेट सपोज ये है, ये हमारा एक एटम था, ये हमारा एक एटम था, तो अब ये क्या है, कंबाइन हो चुके हैं, क्या हो गए, कंबाइन। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो उससे ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। तो इस कॉम्बिनेशन को ही मॉलिक्यूल बोला गया। ओके, अब उन्होंने बोला कि इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो उन्होंने उनके आगे एक आगे स्टेप सोचा कि एटम्स तो ठीक हैं, लेकिन जब ये एटम अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग मैटर के, जैसे मान लो एक तरीके से एग्जांपल लो, इस वाले मार्कर का एटम, इस वाले मार्कर का एटम अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, मॉलिक्यूल। तो उनका ये अप्रोच था कि जब हम एटम एटम को लाएंगे मिला के, तो जब वो कंबाइन हो जाएंगे तो उस चीज को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से, वो इन दो महान पुरुषों ने दिया हमें, महर्षि कन्नड़ और पाकुड़ा कात्यायान। तो अब इसके आगे हमें एटम और मॉलिक्यूल्स क्लियर हो चुका है, तो इसके आगे हम और फर्दर स्टडी करते हैं कि हाँ और एटम्स के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो एटम के बारे में एक चीज तो आपने जान ली कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि क्या करेगा, जो कि हम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि हम मैटर की उस क्वांटिटी तक जा पहुंचे हैं जहां पर हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, एटम। और फिर क्या है, जैसे हम मॉलिक्यूल्स बनाया, तो यहाँ पर एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाया। ठीक है, तो एटम एटम मिलेंगे तब मॉलिक्यूल बनेगा हमारा। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह लिखते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे एटम्स की। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of matter which can take part in chemical reaction। उन्होंने बोला कि एक्चुअल में क्या है, एटम वो सबसे छोटी यूनिट है मैटर की क्या है, वो सबसे छोटी यूनिट, जिसमें क्या होता है, वो विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जब होती है तो एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम कंबाइन करके वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, देन जाकर हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो एटम इज अ मेन जो क्वांटिटी है वो है, यानी कि रिएक्शन होगी भी तो एटम की वजह से ही। ओके, क्योंकि अगर हम मान लो एग्जांपल अगर ले हम, जैसे H2 + O2, H2O, तो ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, बट ये बने किससे हैं, ये बने तो एटम से है ना, दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे तभी तो हमारा H2 बन के आया, यहाँ पर दो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़े होंगे तभी हमारा O2 बन के आया। तो मतलब एटम है तो मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल है तो रिएक्शन है। तो सिंपल समझ में तो यही आता है कि एटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो एटम समझ में आ गया आपको, ये वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो कि क्या करेगी, रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगी। तो आई थिंक आपको वो वाला स्टेटमेंट अब समझ में आ रहा होगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है, क्योंकि बूंद 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 मिलाएंगे तो सागर बन गया, ऐसे एटम 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 मिलाएंगे तो मैटर बन जाएगा। ओके, तो मैटर जो है वो, एटम जो है वो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस में भी, मैटर की फॉर्मेशन में भी, एंड सो ऑन। अब आगे चलते हैं, अब मॉलिक्यूल्स क्या था, अब एटम अब महर्षि कन्नड़ ने बता दिया था कि एटम हमारे जो ऑल मैटर्स हैं वो सारे एटम से मिलके बने हैं, और वहीं पाकुड़ा कात्यायान ने उन्हें बताया था कि जो अगर हम एटम मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब ये इतने सालों से चल रहा था, ठीक है, एटम अपनी मर्जी चला रहे थे, मॉलिक्यूल्स आराम से बन रहे थे। अब लेकिन जब अब 1774 में कौन आए, 1774 में आए हमारे एंटनी लवॉइजर। उन्होंने देखा कि ये एटम कर क्या रहे हैं। ओके, ये तो आपस में मिल रहे हैं, ये मिल गए आपस में, इन्होंने H2O बना दिया।
और C+O2 मिल गया, उन्होंने CO2 बना दिया। तो ये लोग जो मिल रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ तो रूल फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी के साथ। अब आप बताइए, आप हर किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं? अगर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करी है तो कुछ सोच समझ के करी होगी। आप हर किसी के, जैसे आप हर किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते जिसके साथ आपकी वाइब मैच करती है, जिसके साथ तुम घूम सकते हो, मतलब जिसके साथ आपकी थॉट्स मिल जाते हैं, आदतें मिल जाती हैं, उसके आप फ्रेंड बना लेते हो। ऐसे ही क्या है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सारी चीजें हो रही हैं जो यहाँ पर, ये ऐसे ही नहीं कंबाइन हो रही, ये किसी ना किसी लॉ की वजह से कंबाइन हो रही है। तो उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया उन्होंने कि यहाँ पर एक रूल ये फॉलो कर रहे हैं ये लोग, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे 1779 में जोसेफ प्रोस्ट आते हैं। अब वो सोचते हैं कि वो तो ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है, लेकिन क्या कुछ और भी फॉलो कर रहे हैं ये? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा इस चीज को। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो चलो कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेशियो से जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो एक कार्बन जुड़ रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ, अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना, CO3 नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही हमारा H2 + O2 जुड़ेगा H2O के साथ। अब ऐसे ही हम O3 तो नहीं ले सकते। तो अगर H2O चाहिए तो H2 और O2 ही होना चाहिए, अगर CO2 चाहिए तो कार्बन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए। ये तो ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक और दे दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उन्होंने एक और लॉ दे दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये सारी कहानी थी केमिकल कॉम्बिनेशंस की। मतलब अब जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें बताते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये मिल कैसे रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स, कैसे कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हेडिंग डालना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि कैसे कंबाइन करेंगे। और उसमें भी पहला लॉ आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं इसे मिटा देती हूँ। तो हेडिंग हमें डालनी है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमारे जो एटम्स है वो कैसे कंबाइन करेंगे उन सबके लॉ। और इसमें सबसे पहला लॉ कौन सा आता है? इसमें सबसे पहला लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें लिखा गया कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इट इज गिवन बाय एंटनी लवॉइजियर इन 1774। मैं यहाँ लिख देती हूँ इन 1774। ओके, अब उनका कहना क्या था? कहना ये था कि मास, या फिर हम लिख सकते हैं मैटर, मैटर क्योंकि मैटर है तो मास है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि ना तो हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते। मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं जितना मास पहले था उतना मास बाद में होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई रिएक्शन लेती हूँ, जैसे मैंने ये वाली लेते हैं H2 + O2, हमने क्या लिया? H2O, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब याद रखना ये वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट साइड। और ये वाली जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट यानी कि जो नई चीज बन के आ रही है। इतना याद रखना कि एरो के इस साइड, टेल से लेके हेड तक, मतलब ये बताना चाह रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने सक्सेस गेन करी है, तो जो नया बनेगा वो प्रोडक्ट होगा। ओके, और जो पीछे वाले होंगे वो क्या होंगे? हमारे रिएक्टेंट। तो याद रखना कि हेड वाले के आगे कौन होगा? H2O, क्योंकि वो ऐसे आगे सक्सेस के लिए हम आगे जाएंगे ना, और हम बताएंगे हम वो बन गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ से ये यहाँ बन गया, मतलब नई वाली चीज हमेशा प्रोडक्ट होगी, और बाकी जिसने पार्टिसिपेट किया है इसको बनाने में, जिसने अपना योगदान दिया है, वो हमारे रिएक्टेंट होंगे। ओके, तो याद रखना। अब इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट, उन्होंने बोला कि मेरा मतलब ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट, उनका सिंपल सा
ये फंडा था कि भाई इसे फॉलो करो। इसका मतलब ये है कि अगर इन केस मैं मान लूँ कि मेरे पास क्या है 10 ग्राम हाइड्रोजन था और 80 ग्राम मैंने ऑक्सीजन लिया, क्या लिया 80 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों का टोटल होगा। टोटल मतलब अच्छा इन दोनों को टोटल करके कितना आएगा 90 ग्राम, क्या आएगा 90। तो अब आप ध्यान से देखो ये हमारी प्रोडक्ट साइड हो गई, क्या हो गई ये हमारी प्रोडक्ट साइड, ये हमारी प्रोडक्ट साइड हो गई और बाकी का बचा हमारा रिएक्टेंट साइड, है ना। तो अब इसका सिर्फ सम करना, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 90 ग्राम और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका सम क्या है 90 ग्राम। तो मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इनका कहने का मतलब ये था कि जितना मास पहले रहेगा रिएक्शन से पहले उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी रहेगा। जैसे अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूँ और उसमें क्या करूँ हाइड्रोजन डाल दूँ ऑक्सीजन डाल दूँ, तो अगर मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन डाली है और 80 ग्राम क्या डाला है ऑक्सीजन, तो वो रिएक्ट कर कर H2O बना लेंगे। अब H2O बना लेंगे तो वो 90 ग्राम का बनेगा दोनों का कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि मास को हम ना तो बना सकते ना तो इस मास को हम बढ़ाएंगे यानी कि 90 से 92 हो जाए 95 हो जाए, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी कि 90 से कम होकर 88 हो जाए 85 हो जाए, नहीं मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब पहले जो था बाद में जो था, बस सिंपल सा है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बस ये याद रखो कि मास पहले जो था रिएक्शन के पहले एरो के इधर जितना मास होगा टोटल उतना ही एरो के इधर होगा टोटल मास, ठीक है। दोनों मास बराबर होंगे मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होगा बराबर होगा। तो उन्होंने सिंपल सा बोला हमें कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपका एग्जांपल के साथ मैंने समझा दिया है। तो फटाफट एक क्वेश्चन कर दे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो इसे पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड। तो घबराने की बात कोई नहीं है कि आप क्वेश्चन समझ के करो कि हमें तो फॉर्मूले बनाने आते नहीं है, ये क्या क्या दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, कोई भी जरूरत नहीं है फॉर्मूले बनाने की आपको। सिंपल इधर देखो बस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, बस आपको ये पता लगाना है कि कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट है, मतलब कौन किस चीज से क्या बन रहा है। अब आप ध्यान से पढ़ो बस इस क्वेश्चन को कि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड टू फॉर्म। अब यहीं से पता चल गया टू फॉर्म मतलब ये दो चीजें हैं हमारी इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों मिली है क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए मिली हमारी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि 3 प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं हमारे 3 प्रोडक्ट। तो हम यहाँ लिख लें। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको नहीं आता फॉर्मूला बनाना तो आप सिंपल जो एज इट इज जो यहाँ लिखा है वही आप नीचे उतार देना, बस आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज कंबाइन हो रही है और क्या चीज नहीं बन रही है। ओके, तो हमें ये पता लगा लिया ना हमने कि सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड हमारा मिल रहा है क्या बनाने के लिए, सोडियम इथेनॉइड बनाने के लिए और CO2 बनाने के लिए और वाटर बनाने के लिए, बस। हाँ, तो इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, इथेनॉइक एसिड, रिएक्ट मतलब प्लस होगा उसके साथ ऐड होगा, है ना, उसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एट लास्ट क्या बनाएगा वाटर। ओके, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में सोडियम कार्बोनेट उन्होंने कितना लिया 5.3 ग्राम लिया और किसके साथ 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम है और इथेनॉइक एसिड क्या है 6 ग्राम। टू फॉर्म बनाने के लिए 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइट, यानी कि बना लिया क्या सोडियम इथेनॉइट, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइट है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.9 ग्राम वाटर है, बस ये बोला है उन्होंने। और बोला है कि शो दिस डाटा, ये डाटा ये शो कर रहा है। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तो सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था एंट्री लवाइजर ने, उनके अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये वाली उनकी जो लाइन आप याद रखना न्यूमेरिकल्स करते टाइम, मतलब जो इनका मास है वही इनका मास होगा, यानी कि अगर हम इसके नीचे इन सबके मासेस लिख दें और इसके नीचे भी सबके मास लिख दें और इनका एडिशन कर दें, इनका एडिशन करें और इनका एडिशन करें, तो दोनों क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए। तो बस हमें यही प्रूफ करना है, अगर दोनों बराबर आते हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये वेरीफाई कर रहा है। अगर नहीं आते तो ये गलत हो चुका है हमारा क्वेश्चन। ओके, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन ही फॉलो नहीं कर रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये उसी की तरह से मैथ में प्रूफ करते हैं कि प्रूफ दैट tan थीटा इज इक्वल टू दे वो फलाना ठिकाना, फिर एंड में हम करते हैं हैंस प्रूफ। तो ये हम प्रूफिंग वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज लिख देना। बस ये पता होना चाहिए क्या चीज बन रही है और क्या चीज से बनी है, ठीक है। अब मास लिख दो, सोडियम कार्बोनेट हमारे 5.3 ग्राम है, 5.3 ग्राम, जिसके नीचे जो है उसके नीचे उसका मास। फिर क्या बना, 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 6 ग्राम। टू फॉर्म क्या लिखा, टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइट, सोडियम इथेनोइट दे रखा है 8.2 ग्राम। अब कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से बता दो, 2.2 ग्राम, और हमारा 0.9 ग्राम वाटर बन गया। अब इसे ऐड करना है, बस हमें क्या करना है, ऐड। अब 5.3 है, ये हमारा हो जाएगा 11.3 ग्राम एडिशन करके, और नेक्स्ट इनको ऐड करो जरा, 9 10 11 12 13 13 8 9 10 11, यानी कि 11.3 ग्राम। अब आप ध्यान से खुद ही करके देख लो कि क्या हो रहा है, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ, बराबर आ रहे हैं। मतलब ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एंड में आपको लिख देना है, ये आपका, मैं आपको रफ कर देती हूँ सारा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे आपको लिख देना है हेंस, यहाँ पे लिख देना है हेंस, ये वाली लाइन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सो लाइन लिख देना आप, सो दिस डेटा वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो सिंपल है, बस कुछ नहीं करना ये है। ओके, तो ये हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस लॉ के थ्रू वो समझाना क्या चाहते हैं, तो कर लो जल्दी से। और अगर इनकेस अगर आपको ऐसे दे रखे क्वेश्चन कि हमारा C+O2 है और हमें CO2 बनाना है, क्या बनाना है, CO2। अब क्या करना है, हमें CO2 बनाना है, तो ये हमें बनाना है। तो ये हम 30 ग्राम हमने क्या लिया, 30 ग्राम हमने क्या लिया, ये कार्बन लिया, और पूछा है ऑक्सीजन का निकालो। CO2 क्या दे रखा है, और उन्होंने बोला है कि जो CO2 बना है उसका क्या है, उसका इतना है, उसका है 110 ग्राम है। तो आप निकाल लोगे ना, सिंपल, क्योंकि हमें इस लॉ के थ्रू पता है कि दोनों का मास बराबर होगा, तो हम इन दोनों को बराबर पे रखेंगे ऐसे मैथ की इक्वेशन बना के। 30 ग्राम, अगर आपको O2 का O2 लिख लो या फिर X मान लो, ये है 11 ये ग्राम, ठीक है। फिर देन आपको क्या करना है, इस वाले को O2 को यहीं पे रखना है, उसमें से माइनस कर देना, 11 ग्राम माइनस 30 ग्राम, तो आपका इजीली आ जाएगा 80 ग्राम। ये इस तरीके के क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको इसमें से एक का गायब कर देंगे और बाकी का निकालना होगा। यही ऐसा ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, तो उसे आप मुझे होमवर्क में करके कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप कर देना, मैं आप चेक कर लूंगी। ओके, तो सिंपल है, ये आपको आ गया तो ये तो कुछ नहीं है आपके सामने, ये तो सिर्फ मैथ की एक इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है। ओके, फॉर्मूले नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नाम वहाँ लिखा है वही नाम आप एक्जैक्टली नीचे चेप दीजिए और बस उसका नाम उसका मास लगा लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसमें जोसेफ प्रॉस्ट ने क्या बोला, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पहले हम लिख लेते हैं, तब हम समझेंगे एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हमारा लॉ ऑफ एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये मैं समझना, सिंपल 2 ही लॉ हैं, 5 लॉ होते हैं टोटल। तो सबसे पहले भाई, इट इज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट, प्राउस्ट आप जो करना चाहे कह लो, बट इज्जत से लेना नाम, ठीक है। 1779। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स combined together in a fixed ratio by mass। हो गया। अब क्या है इसके अकॉर्डिंग था, उन्होंने बोला अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन या फिर
सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं 79 में ये लॉ उन्होंने दिया था। उन्होंने, अब मैंने अभी कहानी सुनाई थी स्टार्टिंग में, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं कंजर्वेशन ऑफ मास ही नहीं, इनको ये भी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर ये मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी कि दो कंडीशन मॉलिक्यूल बनने के लिए भी कितने पावर बेलने पड़ रहे हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करो, फिर देन इसको सेटिस्फाई करना है, फिर और भी लॉज हैं उनको सेटिस्फाई करो, तब जाकर हमारा ये क्या बनता है, एक कंपाउंड बनकर आता है हमारा। ओके, तो चलो करते हैं एक कंपाउंड सेकंड चैप्टर पढ़ लिया होगा। जब दो या दो से एटम ज्यादा एटम मिल जाते हैं केमिकली, उसको हम क्या बोल देते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स मिले या फिर दो एटम मिले, तब वो मिल जाते हैं केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तब जाकर हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे हमारा ये है हमारा कंपाउंड, जो हम घर पे नमक खाते हैं वो भी हमारा एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें दो एटम आपस में केमिकल तरीके से जुड़े हुए हैं, मतलब जिन्हें हाथों से सेपरेट नहीं कर सकते हम, वो केमिकल मेथड से सेपरेट करना पड़ेगा। तो अभी ये समझो सिंपल कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कॉम्बिनेशन से बनता है एलिमेंट्स के, एलिमेंट कंबाइन कर देते हैं यानी कि एटम कंबाइन कर जाते हैं, तब हमारा कंपाउंड बन के आते हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखो, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। पहले यहाँ तक समझते हैं कि उन्होंने का कहना था कि मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि अगर मान लो हमें वाटर बनाना है, क्या बनाना है, वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया मैंने वाटर, तो वाटर बनाने के लिए H2 + O2, तब जाकर H2 बनेगा दीदी। मैंने कहा ठीक है, H2 + O2 बनेगा, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि चलो ऐसा करो वाटर बनाओ, हम लेट सपोज हम बना रहे हैं लेबोरेटरी में, तो मैंने क्या बोला, H2 चलो वाटर बनाओ, बट हमारी लेबोरेटरी में क्या है कि हाइड्रोजन खत्म हो गई है, क्या हो गई है, हाइड्रोजन खत्म। तो आप ऐसा करो कि आप N2 और O2 लो और फटाफट जल्दी से हमारा H2O, फटाफट जल्दी से H2O बना दो, बना दो। तो अब क्या आप ये पॉसिबल हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है? आप देख के बोलोगे दीदी तो साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे भिंडी खानी है, तो मम्मी तोरई परोस देती है सामने, ठीक है, तोरई परोस देती है, तो कितना बुरा लगता है। अब ऐसा तो नहीं मम्मी ये बोले कि मैंने बनाई तो भिंडी है बट वो तोरई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें बनाना तो अल्टीमेटली वही है, लेकिन हम सामान कुछ और यूज कर रहे हैं। मतलब मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है भिंडी बना दूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं तोरई है घर में, तो तोरई से काम चला लो, है ना। मतलब तोरई को भिंडी बोल रही है वो, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब H2 + O2 से ही मिलकर H2 बन सकता है, बाकी किसी और से मिलकर H2 नहीं बन सकता। यहाँ से तो कुछ और ही बन के आ जाएगा वो, है ना, यहाँ से NO बन के आ जाएगा, यानी कि N2O2 NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। बट यहाँ पर मैंने बोला H2 बनाओ, तो क्या पॉसिबल है, मैं आपके हाथ में भिंडी दे दूं, बोल दो तोरई बनाओ, तो आप बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि भिंडी दी है तो भिंडी तो बनेगी। तो ऐसे ही जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट, जो एटम हमने दिए वही तो बनाएंगे, वो अपना कंपाउंड बनाएंगे ना, वो ये क्यों बनाने लग गए। अब मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, मुझे नहीं पता, मैंने ये दे दिया, मुझे नहीं पता, इसी से करो कुछ भी करना है जो, है ना। जैसे एग्जाम में दे देते हैं ना, कुछ भी दे दो बच्चों को, है ना, और हमें नहीं पता कैसे भी करो, है ना, बस हमने तो पढ़ा दिया। अब देखो क्या है, ये तो वही वाली बात हो गई कि पढ़ाया कुछ और पढ़ के कुछ और आए और आ कुछ और गया, है ना। अब देखो क्या है, मैंने बोला CO2 बनाओ, क्या बनाओ, CO2, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यही वाली लाइन यही बोलती है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंपाउंड बनाना है ना, तो हमें उसके ही एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, यानी कि सभी कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? सेम एलिमेंट। सभी कंपाउंड का मतलब आप सबको लेके मत चलो, आप एक को लेके चलो। जैसे वाटर है, तो वाटर के लिए हमें अल्टीमेटली H2 और O2 ही लगेगा, C + O2 से काम नहीं चला सकते, ठीक है। यानी कि खानी है तो भिंडी खानी है, तोरई से काम नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये बोला कि यहाँ पे जो वाटर है हमारा, उसको बनाने के लिए H2 और O2 ही लगेगा। अगर हमें CO2 बनाना है तो उसको बनाने के लिए C + O2 ही लगेगा। अगर हमें NO बनाना है तो NO बनाने के लिए N2 + O2 ही लगेगा। N2 + O2 से H2 हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि H2O के लिए क्या लग रहा है, H2O के लिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। तो यही वाली लाइन पहली वाली प्रूफ करते हैं कि जितने भी कंपाउंड है ना, उनमें हमेशा एलिमेंट सेम रहते हैं, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। अगर आपको क्या दिया जाए, चाहे कंडीशन कोई भी हो, जैसे लेट सपोज पानी बनाना है, किसी भी कंडीशन में पानी बनाना है, तो किसी भी कंडीशन में पानी बनाना है तो भाई पानी का सामान तो दो हमें। अगर हमसे बोला जाए किसी भी कंडीशन में आपको आलू बनाने हैं, तो आलू बनाने के लिए सामान तो दो। आपने भिंडी हाथ में थमा दी, बोला आलू बनाओ, नहीं बन सकता ना, कभी नहीं बन सकता। इस वजह से क्या है, यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि सारे कंपाउंड जितने भी आप देख रहे हो ना, उनमें हमेशा एलिमेंट फिक्स रहेंगे,
पानी बनाना है तो H2+O2 लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो C+O2 लगेगा। कभी भी हम ऐसा नहीं है कि कोई और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है हम H2 और O2 से काम चला रहे हैं, नहीं, काम नहीं चलाना। हमेशा जो कंपाउंड है वो एलिमेंट अपने फिक्स रखते हैं कि भाई अगर तुम्हें मुझे पाना है यानी कि H2 बोलेगा अगर तुम्हें मुझे बनाना है तो मेरे वाले एलिमेंट तो लेके आओ H2+O2, C+O2 से नहीं आने वाला मैं। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा कि H2+O2 से क्यों आऊँ भाई, C+O2 से बुलाओ ना मुझे, ऐसे। तो समझ में आ गया? तो पहली लाइन तो क्लियर है, बट आगे क्या बोल रहे हैं, कंबाइन टुगेदर। अब ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है वो सेम जो एलिमेंट है पानी बनाने के लिए किसी ना किसी रेशियो में कंबाइन होते हैं। दो यहाँ पर हमें दो जो कंडीशन है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि जो बनाना है उसी का सामान लाना पड़ेगा, मतलब पानी बनाना है तो उसी के एलिमेंट लाने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन है कि इन्हें ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते कि कुछ भी ले आओ कि 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया है और 70 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, नहीं, वो ऐसे कंबाइन होंगे ही नहीं। वो क्या करते हैं, एक रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, वो क्या करते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे H2+O2, H2O। अब क्या है यहाँ पर जो हमारा H2O बना है वो किसी ना किसी रेशियो में बना है, तो याद रखना H2O का रेशियो क्या होता है, 1:8, यानी कि 1:8, 1 फॉर हाइड्रोजन 8 फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, 1 फॉर हाइड्रोजन 8 फॉर ऑक्सीजन, तब जाकर हमारा बनता है। ऐसे ही हमारा CO2 जो होता है C+O2, CO2, तो इसका जो रेशियो होता है वो 3:, यानी कि 3 फॉर कार्बन 8 फॉर ऑक्सीजन, 3 फॉर कार्बन 8 फॉर ऑक्सीजन। ऐसी अमोनिया अगर हम लें, क्या लें, अमोनिया, NH3 हम लें तो इसका रेशियो होता है 14:3, 14 यानी कि 14 फॉर नाइट्रोजन 3 फॉर हाइड्रोजन, 14:3 होता है, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने, हाँ, बाय मास का मतलब मैं समझा देती हूँ कि लेट सपोज हम इसको मास लेके करते हैं कि मैंने बोला आपको दिया मैंने 3 ग्राम का, 3 ग्राम दिया मैंने कार्बन, अब मैंने बोला चलो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, क्या बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको क्या करोगे कि 3 ग्राम कार्बन तो दे दिया आपने, 8 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन दे दो, CO2 बना के दे देंगे हम आपको, है ना, ये बोला, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है 8 ग्राम ले लो, तो बन जाएगा इजीली, क्योंकि इसने रेशियो सेटिस्फाई कर दिया 3:8। बट अगर मैं आपसे बोलूँ 3 ग्राम ये है और 7 ग्राम ये है, समझना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 3 ग्राम या 7 ग्राम ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। ऐसा नहीं है वो 1 ग्राम काम चला लेगा, नहीं, अगर 3 ग्राम आपने कार्बन दिया है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन देना ही देना पड़ेगा। इस केस में वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे नहीं पता, मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए, मैं ऐसे नहीं आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बनेगा ही नहीं कुछ। बट ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कर दें कुछ, जैसे हमें हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन दी है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा, तभी हम पानी बना सकते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे 2 ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 8 ग्राम, तो 2 ग्राम दे रखा है 8 ग्राम, तो क्या होगा, अब ये तो एक्स्ट्रा दे रखा है ना। अब याद रखना 1 मतलब 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम, तो 1 ग्राम किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, 8 ग्राम, यानी कि जो 1 ग्राम होगा इसमें से जो 1 ग्राम होगा वो तो रिएक्ट करके पानी बना लेगा, बाकी का 1 ग्राम क्या करेगा, बाकी का 1 ग्राम ऐसे यूजलेस पड़ा रहेगा, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो अनरिएक्टिव रहेगा, ठीक है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको रेशियो जानबूझकर एक का ज्यादा दिया जाता है एक का कम, तो आपको बस सिंपल रेशियो याद कर लेना है 1:8, यानी कि 1 ग्राम के लिए हमेशा 8 ग्राम लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 ग्राम दे रखे हैं तो 1 ग्राम 8 ग्राम के साथ कर लेगा। अब पहला वाला 8 ग्राम के साथ पूरा रिएक्ट हो जाएगा तो फिर इसके दूसरे वाले 1 ग्राम के लिए तो ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं, तो मतलब वो अनरिएक्टिव रहेगा, है ना। ऐसे ही और देखो मैंने बोला H2+O2 H2O, मैं रफ कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, H2+O2 H2O। ऐसे ही आपने देखा H2+O2 H2O, ठीक है। मैंने बोला जैसे आपने 12 ग्राम लिया, 12 ग्राम लिया, चलो इजी से स्टार्ट कर, 12 ग्राम लिया, 3 ग्राम लिया और 24 ग्राम ये लिया, तो क्या रिएक्ट कर जाएगा, कर जाएगा। रेशियो निकालो जरा, रेशियो 3 ग्राम अपॉन 24, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 1:8, यानी कि 1:8, हाँ इजीली हो जाएगा, यानी कि 1:8 का जो रेशियो सेटिस्फाई कर दिया। तो बस रेशियो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है, आपको बस ये देखना है रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब इसके आगे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, ओके। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो अब हम दोबारा से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8 बाय मास। ये तो हमें अभी भी पता चल कर लिया कि जो H2+O2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 1:8 के उसमें मिलते हैं, है ना, रेशियो में। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास क्या होगा यदि
वुड बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर 3 ग्राम, अगर जैसे H2 और O2 हमें पता है कैसे कंबाइन होते हैं, H2O, यानी कि ये कंबाइन होंगे 1:8 में। किसमें कंबाइन होंगे? 1:8। बट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन का मास निकालो यदि अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 3 ग्राम, ये बोला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने 3 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम कर दिया तो ऑक्सीजन कितना ग्राम लगेगा। मैंने अभी भी आपको बताया था कि 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए। अब 3 ग्राम के लिए कितने चाहिए? ये तो सिंपल मैथ्स है, 24 ग्राम। ठीक है, अगर एक पेन आ रहा है 8 रुपए में, तो 3 पेन कितने में आएंगे? 24 रुपए में। यही वाला कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड लग रहा है। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल देखो कि जो एक्चुअल रेशियो है ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो, और जो दे रखा है वो वाला रेशियो नीचे लिख लो। ठीक है, मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन का नहीं पता हमें, तो आपको क्या करना है कि ये देखना है कि 1 से 3 कैसे बना। 1 से 3 बना 3 मल्टीप्लाई करके, 3 1 जा 3, तो इसीलिए इसमें भी वही चीज मल्टीप्लाई कर दो जो यहाँ हो रही है। 3 मल्टीप्लाई किया तो 8 3 जा 24 ग्राम, तो यानी कि हमें ऑक्सीजन कितना लगेगा? 24 ग्राम हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या करने के लिए? रिएक्ट करवाने के लिए। ओके, तो ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हेन 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम जो कार्बन है, पहले लिख लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। अगर आपको नहीं आता लेकिन आपको याद होना चाहिए एलिमेंट के सिंबल, तो कार्बन, ऑक्सीजन और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने बोला 3 ग्राम हमने ऑक्सीजन कार्बन ले ली और 8 ग्राम हमने ऑक्सीजन ले ली, तो क्या बन गया? क्या बन गया? 11 ग्राम हमारा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया 11 ग्राम। ठीक है, तो ये तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, अभी तक तो यहीं तक है। ठीक है, फिर क्या बोला कि व्हाट इज द, यहाँ से फुल स्टॉप, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या हो जाएगा यदि हम 3 ग्राम क्या लें? कार्बन लें और 50 ग्राम क्या लें? ऑक्सीजन लें, यानी कि 3 ग्राम। अब रेशियो बताओ, रेशियो दे रखा है 3:8। अब तुम्हें वैसे याद नहीं है तो C+O2 CO2, तो ये 3:8 में जुड़ता है, स्टार्टिंग में बता दिया था। अब उन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना रहेगा। देखो ये रेशियो ही होता है, ये आपको बताया जाता है मास के थ्रू। 3 ग्राम, 8 ग्राम, 11 ग्राम, 3:8, एक ही बात है। अब देखो क्या उन्होंने बोला कि यदि हम 30 इस 3 को कितना कर देते हैं? इस 3 को 3 ही रहने देते हैं और इसको बढ़ा के कर देते हैं 50 ग्राम, दिख रहा है? तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? तो अब जैसे कि रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 3 ग्राम को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। कितनी चाहिए? 8 ग्राम। अब 3 ग्राम तो 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 11 ग्राम बना रहा है। अब ये तो 3 ग्राम ही रहा, तो भाई इसको भी तो बढ़ाओ। अगर 3 ग्राम है, क्योंकि 3 ग्राम तुमने बढ़ा दिया, ऐसे 50 ग्राम तुमने ओवरलोड कर दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो तुमने 3 ग्राम दिया है, तो कार्बन का तो सिंपल सा हिसाब है, मैं 3 ग्राम कार्बन, मैं 3 ग्राम कार्बन हूँ और मैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करूंगा, तो मतलब कार्बन तो सेम ही रहा, ऑक्सीजन बढ़ा दिया हमने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा कुछ भी देखो 3 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। बाकी का क्या होगा दीदी? बाकी का क्या रहेगा? बाकी का अनरिएक्टिव रहेगा। मैंने अभी भी समझाया, तो मतलब 50 ग्राम में से 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, बाकी का 42 ग्राम वेस्ट चला जाएगा, यानी कि अनरिएक्टिव रहेगा। तो मास अल्टीमेटली, क्वेश्चन क्या पूछा? अल्टीमेटली पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा, तो मास क्या रहेगा? क्योंकि 3 ग्राम है, 3 ग्राम अगेन इसमें से सिर्फ 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, तो 3 + 8 11 ग्राम, यानी कि 11 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि बाकी का 42 ग्राम वेस्ट चला जाएगा हमारा, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा। तो ये है हमारा आंसर, यानी कि सिर्फ 11 ग्राम ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो विच लॉ ऑफ केमिकल विल गवर्न योर आंसर? किस लॉ से हमने आंसर निकाला? रेशियो से निकाला। रेशियो वाले लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमने निकाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। ठीक है, ये आप लिख लेना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से हमने निकाला। तो यहाँ पर सिंपल आंसर था 3 ग्राम जो है वो 8 ग्राम के साथ ही करेगा, बाकी का मास अल्टीमेटली 11 ग्राम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है फिनिश। आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आगे वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो कोई भी अगर डाउट हो इस पूरे सेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहे और बढ़ते रहें।